गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एनके सिंह विज्ञान विषय के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न संग्रह सीरीज का ये अगला भाग है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और काफी अच्छा रिस्पांस रहा। पिछले पेपर में आपने देखा कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे प्रश्न संग्रह सीरीज से आए हुए थे, तो इससे यह लग रहा है कि काफी फायदेमंद आपके लिए हो रहा है। और केवल ये पिछले एग्जाम के लिए ही नहीं, आने वाला जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है इसमें से काफी मात्रा में क्वेश्चंस जो हैं आपको डायरेक्टली इस प्रश्न संग्रह के सीरीज से मिलेंगे। शुरू करते हैं आज का प्रश्न संग्रह सीरीज। ध्यान से पहले क्वेश्चन आप पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देखने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या होती है 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 16 जोड़ी या 11 जोड़ी। ठीक है, तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। मानव में अगर मैं ऑटोसोम की संख्या के बारे में बात करूं तो मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या होती है 22 जोड़ी। कितना होता है आपका? 22 जोड़ी। लेकिन इतना जानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसको आप याद रखेंगे, उसके बाद दूसरे दिन आप क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पे समझने का प्रयास करते हैं। ऑटोसोम है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर में इसकी उपादेयता क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की बात करेंगे तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है आपका? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो अगर हम संख्या की बात करेंगे, संख्या में कितना होंगे? तो कितना होंगे आपके? 46। कितने होते हैं? 46। ये जो गुणसूत्र नामक संरचना पाई जाती है, यह कोशिका के अंदर केंद्रक एक कोशिकांग होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। उसी के अंदर यह गुणसूत्र नामक संरचना पाई जाती है। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं और पूरे गुणसूत्र का जो टॉपिक है उसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक केंद्रक का एक फिगर है, ठीक है। ये कहां पे स्थित है? तो यह आपके सेल, चाहे आपका मैं बात करूं प्लांट सेल, चाहे मैं बात करूं एनिमल सेल, तो उसमें जो केंद्रक पाया जाता है कुछ इस तरीके से इसकी संरचना दिखती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है, ये आप देख सकते हैं, ये उलझी हुई एक संरचना है, एक धागे नुमा संरचना है जो आपस में लिपटी हुई है, आपस में बंधी हुई है। इस आपस में लिपटी हुई संरचना को कहा क्या गया है? तो आप यहां पे देख सकते हैं, इस आपस में लिपटी हुई संरचना को कहा जाता है क्रोमैटिन। क्या होता है इसका नाम? क्रोमैटिन। ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। तो यह केंद्रक के अंदर क्या पाया जा रहा है? केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है आपका क्रोमैटिन। क्या पाया जा रहा है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन एक प्रकार का धागा होता है, एक प्रकार का रेटिकुलम होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जब इस केंद्रक में विभाजन होता है, विभाजन क्यों होगा? क्योंकि हमारी कोशिकाएं विकास करेंगी और विकास के लिए कोशिकाओं का या केंद्रक का विभाजन होना अनिवार्य होता है। तो जब केंद्रक में विभाजन होता है तो यह क्रोमैटिन जो है यह बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो यह बदल जाता है क्रोमोसोम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है आपका? क्रोमोसोम। या इसी क्रोमोसोम को हम क्या बोल सकते हैं? इसी क्रोमोसोम को कर सकते हैं हम गुणसूत्र। क्या बोल सकते हैं? इसे ही हम बोल सकते हैं गुणसूत्र। और कहीं भी अगर क्रोमो शब्द मिल जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वह कैसा है? रंगीन है। तो क्रोमैटिन जो धागा होता है या जो क्रोमोसोम होता है, यह भी एक प्रकार की रंगीन संरचना पाई जाती है, जो कि कहां पे स्थित है? जो कि केंद्रक में स्थित है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता हो जानी चाहिए। अभी हमने केवल आपको यह बताने का प्रयास किया है कि क्रोमोसोम का निर्माण कैसे होता है। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, क्रोमैटिन पाया जाता है केंद्रक के अंदर, कोशिका विभाजित हुई और कोशिका विभाजित होने के पश्चात वह बदल गई है किसमें? क्रोमोसोम में बदल गया है, गुणसूत्र नामक एक संरचना में बदल गया है। और गुणसूत्र हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसका? मैं बात कर रहा हूं गुणसूत्र का। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? गुणसूत्र का। तो गुणसूत्र का निर्माण आपने देखा कि कैसे हुआ।
गुणसूत्रों की संख्या अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 23 जोड़ी, या फिर अगर हम संख्या में बात करेंगे तो संख्या में कितना होता है 46। कितना होता है संख्या में हम बात करेंगे 46 होती है। गुणसूत्र के बारे में आपको दो नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला नाम आपको यह याद रखना पड़ेगा कि गुणसूत्र की खोज, ठीक है, गुणसूत्र की खोज के विषय में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र को खोजा था। जबकि अगर पूछा जाए नामकरण किसने किया था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है वाल्डेयर। क्या नाम है आपका? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था, जबकि स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था? इसको खोजा था। तो यह पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। गुणसूत्र जो होते हैं मानव के शरीर में, ये जो 46 संख्या में गुणसूत्र होते हैं, इनको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहले प्रकार के गुणसूत्र को कहा जाता है ऑटोसोम। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले प्रकार के गुणसूत्रों को कहा जाता है ऑटोसोम और दूसरे प्रकार के गुणसूत्रों को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। दूसरे प्रकार के गुणसूत्रों को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम की संख्या के विषय में अगर पूछा जाए तो आपको यह पता होनी चाहिए, ऑटोसोम की संख्या जो होती है वह 22 जोड़ी होती है। कितना? 22 जोड़ी, या फिर अगर हम संख्या में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 44। कितना हो जाएगा आपका? 44। अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करूंगा तो हमने कहा कि 23 जोड़ी पाया जाता है, तो 22 जोड़ी तो यहीं पे हो गया आपका, तो बच कितना रहा है आपका? एक जोड़ी। यानी कि एक जोड़ी जो गुणसूत्र पाया जाता है इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, या इसको हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। क्या अंतर होता है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो ऑटोसोम गुणसूत्र होता है, ये मानव के समस्त जो आपकी रूप रचना होती है उसका निर्धारण करता है। कोई व्यक्ति कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना बुद्धिमान होगा, किस रंग का दिखेगा, इन सारी बातों का निर्धारण कौन करता है? ये ऑटोसोम। ये 22 जोड़ी गुणसूत्र, या फिर संख्या में कितने आपके? 44। और अगर केवल एक चीज को छोड़ दिया जाए, और वो क्या है? मनुष्य के लिंग का निर्धारण, यानी कि वह पुरुष होगा कि महिला होगा, इसका निर्धारण केवल कौन करता है? आपका सेक्स क्रोमोसोम। बाकी संरचनाओं का निर्धारण कौन करता है? ये ऑटोसोम करता है। तो ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी, या फिर कितना होगा आपका? 44। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यह फीमेल और मेल में अलग अलग होता है, जबकि ऑटोसोम जो होता है यह मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है? समान पाया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, ये जो ऑटोसोम होता है यह मेल और फीमेल में समान पाया जाता है, जबकि अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करूंगा तो यह मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। अगर मैं बात करूंगा मेल में, तो याद रखिएगा मेल में 22 जोड़ी गुणसूत्र तो पाए जाएंगे, या संख्या में 44 गुणसूत्र तो पाया जाएगा। लेकिन अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करूंगा तो यह कितना है? ये एक जोड़ी है। तो एक जोड़ी में एक होता है आपका X और दूसरा क्या होता है आपका Y। ये किस में मैं बात कर रहा हूं? ये मैं मेल में बात कर रहा हूं। अगर मैं फीमेल की बात करूंगा, याद रखिएगा, अगर मैं फीमेल की बात करूंगा तो हमने कहा है कि ये 44 क्या होंगे? ये तो समान पाए जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा लिंग गुणसूत्र की या सेक्स क्रोमोसोम की, तो महिलाओं में होता है XX। क्या होता है आपका? XX। तो आपका अगर XX लिंग गुणसूत्र है तो वह महिला बनेगी, और अगर लिंग गुणसूत्र में X और Y पाया गया तो वह क्या बनेगा आपका? एक पुरुष बनेगा। एक क्या बनेगा आपका? मेल बनेगा। तो ये दोनों में आप अंतर समझते रहिएगा कि जो X गुणसूत्र होता है वह हमेशा फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो Y गुणसूत्र होता है वह हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज आपका रहा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इतनी सारी चीजों के बारे में हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा समझते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र बना किसका होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो गुणसूत्र एक प्रोटीन से बना होता है। इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन।
क्या नाम होता है इसका? हिस्टोन प्रोटीन। और किसका बना होता है? तो ये बना होता है डीएनए का। डीएनए क्या है? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसी डीएनए की जो कार्यात्मक खंड होती है उसे कहा जाता है जीन। क्या बोलते हैं उसे? उसे कहा जाता है जीन। तो यहां पे 3 टाइप्स के नाम पूछे जाते हैं और ये तीनों टाइप्स के नाम आपस में जो है समान होते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो थोड़ा सा उसको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। गुणसूत्र को आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। अगर डीएनए की बात किया जाए तो डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आनुवांशिकता की इकाई कौन सी है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए आनुवांशिकता की इकाई कौन होती है? जीन। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपका जीन होगा। और यह जीन किस पे उपस्थित है? इन गुणसूत्रों पे उपस्थित है। इसी वजह से गुणसूत्र को आनुवांशिकता का क्या कहा जाता है? वाहक। वाहक का मतलब क्या होता है? ले जाने वाला। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा गुणसूत्रों के विषय में। ठीक है, और आपको यह भी पता हो जाना चाहिए अब यहां से कि कभी भी अगर ऑटोसोम में परिवर्तन होगा तो मनुष्य के रूप यानी कि काया में परिवर्तन होगा, जबकि अगर सेक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन होगा तो मनुष्य के लिंग में परिवर्तन होगा। ये मैं इस वजह से जोर देके मैं बोल रहा हूं क्योंकि आगे जब आप आनुवांशिक रोग पढ़ेंगे, जब आनुवांशिक रोग पढ़ेंगे और जब उसमें लिंग संबंधी विकार होंगे तो आपका सेक्स क्रोमोसोम में ही बदलाव होगा। अगला क्वेश्चन के माध्यम से उसको और मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूं। तो यह चीज आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 22 जोड़ी पाए जाते हैं आपके किसमें? आपके ऑटोसोम की संख्या टोटल कितना होता है आपका? 23 जोड़ी पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मंगोली जड़ता, जिसको डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है, किसके फलस्वरूप होता है? किसके फलस्वरूप होता है? 46 के बजाय 45 गुणसूत्र, या 46 के बजाय 47 गुणसूत्र, या गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी पे 3 गुणसूत्र जो होते हैं अधिक हो जाते हैं। ठीक है, या फिर गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी में केवल 1 गुणसूत्र पाया जाता है, इसकी वजह से। ठीक है, तो इसके अगर मैं आंसर की बात करूं तो पहले मैं आपको आंसर बता दूं। 46 के बजाय हो जाते हैं 47 गुणसूत्र। कितने हो जाते हैं? 46 के बजाय कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। किसमें? मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम नामक रोग में, जो कि एक प्रकार का आनुवांशिक विकार होता है। मंगोलिज्म इसे कहा जाता है। क्यों मंगोलिज्म कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वह मंगोलों के आकार प्रकार का दिखने लगता है, इसी वजह से इसको मंगोलिज्म नामक रोग भी कहा जाता है। ये जितने आनुवांशिक टाइप्स के रोग होते हैं, याद रखिएगा, हमने कहा है कि ये जितने भी आनुवांशिक प्रकार के रोग होते हैं वह या तो जीन में परिवर्तन होगा या फिर आनुवांशिक जो गुणसूत्र होते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से आनुवांशिक रोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा जो क्वेश्चन में लिखा गया है उसी के बारे में, यानी कि जिसको हमने कहा है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्या बोला गया है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपका एक प्रकार का कैसा रोग होता है? जो है आनुवांशिक रोग। अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट रोग का तो एक होता है टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। टर्नर्स सिंड्रोम यह भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। अगर मैं बात करूंगा और आनुवांशिक रोग का तो एक होता है क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान समझते चलिएगा। एक होता है क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम, एक होता है आपका पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, एक होता है आपका पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम यह भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। वर्णांधता को याद रखिएगा, वर्णांधता नामक रोग भी एक प्रकार का आनुवांशिक विकार होता है। अगर मैं नेक्स्ट आनुवांशिक रोगों की बात करूं तो हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया, इसको भी याद रखिएगा, यह भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग है।
तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं आखिर में होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर मैं आपका डाउन सिंड्रोम की बात करूं तो डाउन सिंड्रोम में जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है, अगर मैं 21वीं जोड़ी की बात कर रहा हूं तो अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए ये कौन सा गुणसूत्र है, तो यह ऑटोसोम गुणसूत्र है। क्योंकि 23वें जोड़ी गुणसूत्र की बात करूंगा तो फिर क्या होगा, वह सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो 21वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं 21वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। यानी कि जहां पे 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पे 2 गुणसूत्र होने चाहिए, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, और जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो टोटल होनी चाहिए थी संख्या 46, हो कितनी जाती है, 47। कितनी हो जाती है, 47। तो जब 47 हो जाती है मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या, तब उसमें एक जो है लक्षण प्रतीत नहीं होते। कभी भी सिंड्रोम शब्द आपको मिले तो सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों या विकारों का समूह होता है, यानी कोई एक लक्षण उसके लिए जो होता है जिम्मेदार नहीं होगा। जब भी सिंड्रोम शब्द लगेगा तो उसका मतलब यह हुआ कि शरीर में कई परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, सर जो हो गोल हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, जीभ मोटी हो जाएगी, आंखें हल्की हल्की बंद रहेंगी, यानी कि वह मनुष्य मंगोलों की भांति दिखाई देने लगता है। और लगभग 16 साल तक की अवस्था आते आते वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। तो यह कौन सा रोग होता है, इसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। उसे क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। अगर मैं टर्नर सिंड्रोम की बात करूं, टर्नर सिंड्रोम की बात करूं तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है यह बेसिकली होता है महिलाओं में। किसमें होता है आपका, यह होता है बेसिकली महिलाओं में। महिलाओं में यह कैसे होता है ध्यान समझिएगा। हमने आपको बताया कि महिलाओं और पुरुषों में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 44 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, समान पाए जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा अगर 45-46 की, तो महिलाओं में क्या होगा, यक्स प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम नामक रोग में होता क्या है, यहां पे एक यक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब एक यक्स कम हो जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी अब कितना, 45। होना कितना चाहिए था, 46। तो जब एक यक्स कम हुआ तो अब महिलाओं के लक्षण क्या होंगे, कम दिखाई देंगे। क्योंकि अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि यक्स गुणसूत्र ये महिलाओं के लक्षण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसमें महिलाओं के जो गुणसूत्र होते हैं एक कम हो जाते हैं, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। और ऐसी महिलाएं स्टेराइल रहती हैं, बाझ रहती हैं, या इनको मादा किन्नर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की, तो इसको थोड़ा समझिएगा। हमने कहा कि 44 गुणसूत्र मेल और फीमेल में क्या होता है, समान पाया जाता है। लेकिन ये मेल जो होता है जिसमें पाया जाता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है आप जानते हैं, 44 गुणसूत्र, और अगर यक्स और वाई रहेगा तो कैसा रहेगा आपका, वह रहेगा आपका मेल। लेकिन इस रोग में, इस आनुवांशिक रोग में, ये जो आपका यक्स वाई गुणसूत्र रहता है, इसके साथ में एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है। और कौन सा गुणसूत्र बढ़ता है, यक्स गुणसूत्र बढ़ता है। तो जब यक्स गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल संख्या हो जाएगी 47। कितना हो जाएगा, 47। और कौन सा गुणसूत्र बढ़ रहा है, तो यक्स गुणसूत्र बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पुरुष है उसमें अब महिलाओं के लक्षण प्रतीत होने लगेंगे। और इसी रोग को कहा जाता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, जिसको हम सामान्य भाषा में नर किन्नर के नाम से जानते हैं। तो किन्नर भी 2 टाइप के होते हैं, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। तो अगर फीमेल होगा तो वह टर्नर सिंड्रोम है, और अगर मेल है तो वह क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है। यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। पटाओ सिंड्रोम यह भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। इसमें होठ के कोने जो होते हैं ये फट जाते हैं। और अगर मैं बात करूं पटाओ सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, तो लगभग 13वीं जोड़ी की गुणसूत्र में 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47। वर्णांधता नामक रोग में लाल और हरा रंग में रोगी विभेद नहीं कर पाता। कारण क्या होता है, कारण होता है इसका कि इसकी जो
शंकु कोशिकाएं होती हैं, उसकी जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वह डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। उसके जो कोन सेल होते हैं वह डैमेज हो जाते हैं, इसी वजह से वह लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। वह देखता तो है लाल और हरा रंग, लेकिन वह अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है कि कौन लाल रंग है कौन हरा रंग है। और अगर मैं हीमोफीलिया नामक रोग की चर्चा करूं तो इसमें रुधिर का अस्कंदन नहीं होता है, रुधिर का जमाव नहीं होता है। जब रुधिर स्राव होता है तो रुधिर जमता नहीं है। यह चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इतने सारे पॉइंट्स हैं, लगभग आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि मेरे एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुन के चलिएगा। जैसे पिछले पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे गए थे केवल 10 प्रश्न संग्रह से, तो आगे के आने वाले यूपीपीसीएस में भी आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। लेकिन जितने भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, टॉपिक वाइज दे रहा हूं, एक एक टॉपिक आपका क्लियर करवा रहा हूं, तो उसको बहुत ध्यान पूर्वक जो है उसको नोट डाउन करते चलिएगा और साथ ही साथ पढ़ते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का अर्थ क्या होता है। बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बैक्टीरियम सीरम ग्रोथ होता है, या बैसिलस कल्चर ग्रोथ होता है, या बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन होता है, या बैक्टीरियम कैलकुलेटिंग ग्रोथ होता है। पहले मैं आपको आंसर बता देना चाहता हूं। इसका आंसर होता है आपका बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। कहीं कहीं पे कालमेंट ग्यूरिन भी दिया रहता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, दोनों बात एक है। बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन ये बीसीजी का क्या होता है, पूरा नाम होता है। बीसीजी क्या है? बीसीजी एक प्रकार का वैक्सीन होता है, एक प्रकार का टीका होता है। किसके कहां पे लगता है? तो याद होना चाहिए टीबी, ठीक है। टीबी जो रोग होता है, उस टीबी नामक रोग में यह बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए। टीबी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा समझते हैं और उसका पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा टीबी का, ठीक है, टीबी का अगर मैं बात करूंगा तो टीबी को पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा, टीबी को यक्ष्मा कहा जाता है, टीबी को राज यक्ष्मा कहा जाता है, टीबी को क्षय रोग कहा जाता है, ठीक है। टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा टीबी की और बात, तो टीबी जो होता है वह जीवाणुओं के द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु होता है? तो यह पता हो जाना चाहिए आपको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्यूलोसिस नामक एक जीवाणु होता है। उस जीवाणु के कारण जो होता है टीबी नामक रोग होता है। टीबी में प्रभावित अंग कौन सा होता है? टीबी में प्रभावित जो अंग होता है वो फेफड़ा, यानी कि जो वह लंग्स को प्रभावित करता है, जिससे मनुष्य को श्वसन संबंधी विकार हो जाते हैं। मनुष्य को क्या होते हैं? श्वसन संबंधी विकार हो जाते हैं। किस रोग में? आपका टीबी नामक रोग में। और टीबी के बारे में हमने आपको बताया है कि टीबी के अगर मैं बात करूं उपचार के लिए, तो सरकार के द्वारा एक पद्धति चलाई जा रही है जिसको कहा जाता है डॉट्स। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको कहा जाता है डॉट्स। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और टीबी के जो जीवाणु है, इसकी खोज किसने किया था जीवाणु की? तो यह भी याद रखिएगा, रॉबर्ट कोच, ठीक है। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज किया था। किसके जीवाणु की खोज किया था? टीबी नामक जीवाणु की खोज किया था। और अगर मैं उपचार के बात करूं तो उपचार एक याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवा होती है, यह टीबी के उपचार में होती है। एक चीज यहां पे आप नई चीज जान लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि टीबी जो होता है यह मनुष्य के केवल आपके लंग्स को संक्रमित करता है। टीबी मनुष्य के शरीर में कहीं भी हो सकता है। ब्रेन टीबी भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेन टीबी, ब्रेन में होने वाले टीबी को ब्रेन टीबी कहा जाता है। बोन, अस्थियों में टीबी हो सकता है तो उसको कहा जाता है बोन टीबी भी कहा जाता है। लेकिन भारत में या विश्व में जो सर्वाधिक केसेस आते हैं, जो सर्वाधिक संक्रमण होता है टीबी का, वो कहां पे होता है? लंग्स को प्रभावित करता है। तो इस वजह से हम जानते हैं केवल ये लंग्स में हो सकता है या फेफड़े को संक्रमित कर सकता है। लेकिन जो आपका टीबी होता है वह मनुष्य के शरीर में कहीं भी आपका इसको संक्रमण कर सकता है, यह जीवाणु जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्यूलोसिस नामक कहते हैं। तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जीवाणु की खोज किसने किया था और क्या नाम होता है। इसके उपचार के लिए जो होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सप्लीमेंट भी चलाया जाता है सरकार के द्वारा।
और स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम याद रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं आपके टीबी के विषय में है, इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ एक चीज और यहां पे जानते रहिएगा, इसका कैलेमिटी नाम इस वजह से होता है क्योंकि एक वैज्ञानिक है कालमेंट, ठीक है, कालमेंट। कालमेंट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बीसीजी के टीके का आविष्कार किया था, इसी वजह से इसका नाम क्या होता है, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन कहा जाता है। और अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि यह लगाया कब जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। कौन सा टीका आपका, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जो है जन्म के तुरंत पश्चात, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या होता है, यानी कि यहां पे पूछा जा रहा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है कि पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, या फिर शरीर की रोगाणुओं से क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं मुख्यतः, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के रोगाणुओं से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। शरीर के रोगाणुओं से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, यह डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी को अगर थोड़ा सा और देखना चाहे डिटेल्स में, ठीक है, डिटेल्स में और देखना चाहें डब्ल्यूबीसी के विषय में, थोड़ा समझते हैं चीजों को। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। अगर इसका संख्या पूछा जाए कि हमारे शरीर में इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 5000 से 9000 mm³ इसकी क्या होती है, संख्या होती है, ठीक है। प्रति mm³ क्या होती है, इसकी संख्या होती है, किसकी, डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जो होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है, हमने कहा कि यह शरीर को जो है रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, थोड़ा समझते हैं। डब्ल्यूबीसी के अगर मैं प्रकार की बात करूं, तो यह दो प्रकार का होता है। कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनके आपके कोशिका द्रव्य में जो है कुछ दानेदार संरचना दिखाई देती है, उसको कहा जाता है कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी, उसे कहा जाता है कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। और दूसरा जो डब्ल्यूबीसी होता है, उसको कहा जाता है कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। उसको हम क्या बोलते हैं, इसको कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके कोशिका द्रव्य में कुछ कणिकाएं पाए जाएंगे, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, उसको ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाएगा। और जिसमें कण नहीं पाए जाएंगे, उसको कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। अगर मैं कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी की बात करूं, तो इसमें कौन कौन सी संरचना आती है, तो इसमें आता है आपका बेसोफिल्स। कौन सी आती है, बेसोफिल्स। और अगर मैं बात करूंगा तो आता है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स आता है। और अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रोफिल्स आता है, ठीक है। कौन सी संरचना आती है, न्यूट्रोफिल्स। ये कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी के क्या है, प्रकार हैं। अगर कणिका विहीन की मैं बात करूंगा, तो कणिका विहीन में याद रखिएगा मोनोसाइट्स। कौन सी संरचना आती है, मोनोसाइट्स। और कौन सी आती है, लिम्फोसाइट्स। कौन सी संरचना आती है, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स भी आपकी दो टाइप्स की होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट और दूसरी क्या होती है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये पूरा हमने डब्ल्यूबीसी का विभाजन किया है। थोड़ा सा कार्यों को समझ लेते हैं तो आपका डब्ल्यूबीसी का जो टॉपिक है वह क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसके कार्यों की बात करूं, तो ये बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये जितनी भी कोशिकाओं के बारे में मैं बता रहा हूं, यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में रोगाणुओं के भक्षण करने का कार्य करते हैं। रोगाणुओं के भक्षण करने को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। इसका एक नाम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब रोगाणु भक्षण करना। तो ये जितनी भी आपके चार होती हैं, यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, यह रोगाणुओं के भक्षण करने का कार्य करती हैं। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट्स होता है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण डब्ल्यूबीसी होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट होता है, यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु क्या होता है, जिम्मेदार होता है।
यानी कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार होता है, उस एंटीबॉडी के निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? लिम्फोसाइट्स होता है। तो यही लिम्फोसाइट होता है, जब डैमेज होता है, जब शरीर में यह आपका लिम्फोसाइट किसी प्रकार से आपका विकृत हो जाता है, तो मनुष्य को एक नहीं अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसा कारण इस वजह से होता है क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होना क्या होता है? बंद हो जाता है। आप जानते हैं एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स नामक रोग में ये जो टी लिम्फोसाइट्स होता है, याद रखिएगा, ये जो टी लिम्फोसाइट होता है यह डैमेज हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों से क्या होता है? ग्रसित हो जाता है। तो ऐसा इस वजह से क्योंकि वह डायरेक्टली किस पे? हमारे लिम्फोसाइट को क्या करता है? डैमेज करता है। लिम्फोसाइट से जुड़ी हुई एक बात और, लिम्फोसाइट्स के निर्माण के लिए हमारी एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड्स। क्या नाम होता है? थाइमस ग्लैंड। मनुष्य के वक्ष गुहा में पाई जाती है और इस थाइमस ग्लैंड्स की यह विशेषता होती है कि यह जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होती है? यह विलुप्त होने लगती है और वृद्धावस्था तक आते आते हमारे शरीर में थाइमस ग्लैंड जो है वह नहीं पाई जाती है, या पाई भी जाती है तो वह काम करना बंद कर देती है, जिसके फलस्वरूप जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसमें लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं हो पाता, और लिम्फोसाइट का जब निर्माण नहीं हो पाता तो वह एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों से क्या होता है? ग्रसित हो जाता है। तो वयस्क अथवा बच्चे इस वजह से जल्दी बीमार नहीं होते हैं क्योंकि उनमें लिम्फोसाइट मजबूत रहता है, और वृद्ध इस वजह से जल्दी से बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनमें थाइमस ग्लैंड नहीं पाए जाने के कारण जो है लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी का निर्माण करना क्या होता है? बंद हो जाता है। ये जो टी नाम है वह किसके नाम पे रखा गया है? इसी थाइमस ग्लैंड्स के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं तेजी से और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का संवहन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है तो आपको पता होना चाहिए आरबीसी। कौन पता होना चाहिए आपका? आरबीसी। और कार्बन आप पोषक पदार्थों के संवहन के बारे में बात किया जाए तो प्लाज्मा जो होता है महत्वपूर्ण होता है, जो पोषक पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के अल्पस्रावर से किस होने वाले रोग में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? चलिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आज हमने टिपिकल लिया है क्योंकि प्रश्न संग्रह का उद्देश्य जो है केवल आसान क्वेश्चन के सॉल्व कराना नहीं है, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना है ताकि वो सारी चीजें आपके दिमाग में रहें कि चाहे आपका क्वेश्चन घुमा के पूछे, चाहे वो कूट बना के क्वेश्चन पूछे, चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे आप उसको कर लेने में समर्थ रहें। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के अल्पस्रावर से किस होने वाले रोग में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा? प्रत्यक्ष प्रभाव याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट प्रभाव के बारे में बात कर रहा हूं। पहला है मधुमेह, दूसरा है घेघा, तीसरा है डायबिटीज इंसिपिडेंस और चौथा है क्रिटिनिज्म। चौथा है आपका क्रिटिनिज्म। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको मैं ये बता दूं कि पीयूष ग्रंथि जो होती है यह मानव शरीर की जो होती है यह सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। वजन लगभग 0.6 ग्राम का होता है। लगभग कितना होता है? 0.6 ग्राम का होता है, यानी कि मटर के दाने से भी छोटे आकार का यह पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक होता है उसका अग्र भाग और दूसरा भाग होता है इसका पश्च भाग। तो पश्च भाग से एक हार्मोन स्रावित होता है, एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है और उस हार्मोन का नाम होता है ADH। क्या नाम होता है? ADH। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ADH हार्मोन। तो ADH हार्मोन जो होता है इसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। रिपीट मैं कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। तो इस वैसोप्रेसिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि यह नेफ्रॉन नलिका में जल के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी कि जो हमारे नेफ्रॉन में जो वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है
जो किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है उसमें जो जल का अवशोषण होता है, जो जल के अधिकांश मात्रा को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? उसके लिए एडीएच नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो जब मनुष्य के शरीर में एडीएच की कमी हो जाती है, अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर से अधिक मात्रा में जल यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगता है और परिणाम स्वरूप मनुष्य को एक रोग हो जाता है जिसको डायबिटीज इंसिपिडेंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डायबिटीज इंसिपिडेंस कहा जाता है। और वहीं अगर मैं मधुमेह की बात करूं तो मधुमेह को हमने कहा था इसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, याद रखिएगा। मधुमेह को क्या बोला जाता है? डायबिटीज मेलिटस। और वैसोप्रेसिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडेंस होता है। और मधुमेह नामक जो रोग होता है वह बीटा सेल से निकलने वाला जो इंसुलिन होता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तब कौन सा रोग होता है? मधुमेह। और मधुमेह रोग में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का स्तर क्या होता है? बढ़ जाएगा। और ग्लूकोज के जब स्तर बढ़ जाएगा तो उसी अवस्था को डायबिटीज कहा जाता है। उसी अवस्था को क्या बोलते हैं? मधुमेह कहा जाता है। घेघा रोग जो होता है यह संबंध होता है किससे? ये घेघा जो आपका रोग होता है यह संबंध होता है किससे? तो यह संबंध होता है थायराइड ग्लैंड से। किससे? थायराइड ग्लैंड से। मनुष्य के शरीर के ये जो गला होता है, गला वाला पोर्शन होता है, इस गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो ये जो आपका घेघा नामक रोग होता है, जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का कम स्राव होता है तो घेघा नामक रोग मनुष्य को हो जाता है। और ये जो क्रिटिनिज्म नामक रोग होता है, क्रिटिनिज्म नामक रोग, यह भी थायरॉक्सिन की ही कमी से होने वाला रोग होता है। और इसमें जो बालक होता है वह मंद बुद्धि का होता है और साथ साथ उसका जो शारीरिक विकास होता है वह भी अवरुद्ध हो जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना चाहिए इस क्वेश्चन से संबंधित। और डायबिटीज इंसिपिडेंस और डायबिटीज मेलिटस में आपको अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। दो क्वेश्चंस के माध्यम से हमने और भी इसको अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हाँ देखिएगा, हमने आपको फिर से मैं आपको ध्यान दिला दूं कि हमारे यहाँ यूपीपीसीएस का बैच रनिंग प्रोसेस में चल रहा है और उसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है। आपको बहुत आसान तरीके से यूपीपीसीएस एंट्री लिखकर इसको 9005815849 पे क्या करना, व्हाट्सअप कर देंगे। उसके बाद हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम है आपसे संपर्क कर लेगी, या स्क्रॉलिंग में नंबर कई प्रकार के चल रहे होंगे, उस पर भी आप फोन करके जो है एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके परमाणु मॉडल में यह बात सबसे पहले सिद्ध हुई कि परमाणु एक विभाज्य कण है? परमाणु एक विभाज्य कण है, यानी कि परमाणु को बांटा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका डाल्टन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तीसरा ऑप्शन है बोर का परमाणु मॉडल और चौथा ऑप्शन है आपका टॉम्सन का परमाणु मॉडल। तो इसके बारे में अगर पहले मैं आंसर की बात कर दूं तो इसका आंसर जो है आपका टॉम्सन का परमाणु मॉडल। क्या होता है आपका? टॉम्सन का परमाणु मॉडल। अगर मैं परमाणु मॉडल के बारे में बात करूं, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं या परमाणु मॉडल का क्रम देखना शुरू करें, परमाणु मॉडल का क्रम देखना शुरू करें, ठीक है, तो परमाणु मॉडल का अगर मैं क्रम देखने की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है डाल्टन का। किसका नाम आता है? डाल्टन का। डाल्टन महोदय ने सबसे पहले यह बताया, परमाणु की खोज किया और उसको बताया कि परमाणु जो है यह एक प्रकार का अविभाज्य कण होता है। कैसा कण होता है? अविभाज्य कण, यानी कि इसको बांटा नहीं जा सकता। परमाणु जो है यह क्या है? यह सबसे छोटा कण होता है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्हीं के बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है टॉम्सन। क्या नाम होता है? टॉम्सन। याद रखिएगा, डाल्टन इस वजह से आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था? एथेंटिक रूप से, ठीक है। वैसे भारत के
कई आपके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया था, लेकिन सबसे पहले एथेंटिक रूप से जो है डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु जो है यह एक जो होता है पदार्थ की सबसे सूक्ष्म कण होता है और यह अविभाज्य है, यानी कि अब इसको बांटा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में आते हैं थॉमसन महोदय और थॉमसन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज और यह बताते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि परमाणु अविभाज्य है यह गलत है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, उसको बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है? उन्होंने बताया कि आपका जो परमाणु होता है, परमाणु जो होता है उसका बीच का कोई पॉइंट होता है वह पॉजिटिव होता है। अभी उन्होंने नाभिक शब्द का नाम नहीं लिया था, अभी तक उन्होंने आपका यहां पे नाभिक में पाई जाने वाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना के बारे में नहीं बताया था। अभी उन्होंने केवल इतना बताया कि ये जो आपका बीच का स्थान है वहां पे कोई धनावेशित कण है और इस धनावेशित कण के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, घूम रहा है। ये किसने बताया आपका? ये थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बताया। थॉमसन के बाद वैज्ञानिक आते हैं रदरफोर्ड। कौन आते हैं? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के विषय में याद रखिएगा सबसे ज्यादा परमाणु के बारे में डिफाइन करने का काम किसने किया? आपका रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। सबसे विस्तृत रूप से परमाणु के बारे में बताने का प्रयास किसने किया? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन आपका उदासीन कण होता है जबकि प्रोटॉन पे आपका धनावेशित कण होता है और इसके चारों तरफ जो है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये किसने बताया? आपका रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड एक स्थान पे जाके ये फेल हो जाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये आप कह तो रहे हैं, लेकिन वह कौन सी शक्ति है, वह कौन सा पावर होता है जो यह मजबूर करती है कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, नियमित कक्षा में चक्कर लगाते रहें? तो आपका वहां पे रदरफोर्ड नाकाम हो जाते हैं। वो अपने थ्योरी में इस बात को नहीं प्रमाणित कर पाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं बोर। ठीक है, क्या नाम है? बोर। और बोर ये बताते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वह न तो बाहर से एनर्जी लेते हैं और न ही एनर्जी बाहर क्या करते हैं? देते हैं। यानी कि उनकी ऊर्जा जो है वह समान बनी रहती है और समान इस वजह से बनी रहती है न तो वह बाहर एनर्जी को देते हैं और न ही बाहर से एनर्जी को लेते हैं। एक्चुअल में इन्होंने इस बात की सिद्धि जो है ये प्लैंक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, प्लैंक थ्योरी के आधार पे जो है बोर साहब ने आपके इस इलेक्ट्रॉन कैसे गतिमान रहते हैं उसको बताने का प्रयास किया। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु जो है विभाजित किया जा सकता है? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यहीं पे पता होना चाहिए बोर नामक वैज्ञानिक ये बता देते हैं कि कक्षाएं जो हैं के, यल, यम, यन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें फिक्स होते हैं 2n²। कितना होता है? 2n²। जहां पे n बराबर क्या होता है? n बराबर सेल यानी कि कक्षाओं की संख्या होती है। तो जैसे अगर मैं 1 लिखूंगा यहां पे तो यहां पे 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 32। कैसे? पहले कोष में यहां पे अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 2। अगर मैं 2 यहां पे रखूंगा तो 2 दूना के 4 दूना के कितना हो जाएगा? 8। इस तरीके से तीसरे और चौथे कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आगे बताने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु मॉडल के बारे में, और डाल्टन के नाम को आप याद रखेंगे कि सबसे पहले परमाणु के बारे में व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन सा है? तो डाल्टन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अम्लों का राजा कहा जाता है। किसे कहा जाता है अम्लों का राजा? पहला HCl के HNO3 के मिश्रण को, HCl को, H2SO4 को, या ग्लूटेनिक अम्ल को, या ग्लूटेनिक अम्ल को। ठीक है, किसे अम्लों का राजा कहा जाता है? याद रखिएगा, हमने अम्लों का राजा कहा है, हमने अम्लराज नहीं कहा है। पहली चीज, हमने अम्लराज नहीं बोला है। अम्लराज को कहा जाता है एक्वा रेजिया।
क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। तो पहले मैं कंफ्यूजन आपको मिटा दूं कि अम्लों का राजा और अम्लराज या एक्वारेजिया अलग होता है। अम्लराज की अगर मैं बात करूंगा तो HCl और HNO3, HCl और HNO3 का मिश्रण जो होता है, HCl और HNO3 का जो मिश्रण होता है, इसको कहा जाता है अम्लराज। क्या बोलते हैं इसको, अम्लराज कहा जाता है। और अगर अम्लों का राजा के बारे में पूछा जाए तो ये जो H2SO4 होता है, यानी कि जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, अम्लों का राजा कहते हैं किसे, आपका H2SO4। कुछ अम्ल जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको थोड़ा समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहां से क्वेश्चन जो हैं आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं गेहूं में, गेहूं में कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में अगर मैं बात करूं कि गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो गेहूं में पाया जाने वाला जो एसिड होता है, गेहूं में पाया जाने वाला जो एसिड होता है, इसका नाम होता है ग्लूटेनिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम होता है, ग्लूटेनिक अम्ल। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो घास में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है, इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा होता है, बेंजोइक अम्ल। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि अंगूर में, ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, अंगूर में। अगर मैं बात करूं पालक में, पालक में कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें, पालक में। अगर पूछा जाए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब भी याद रखिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपका पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछा जाए आपका नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या याद रखेंगे, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कार्बोनिक अम्ल के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं नींबू में, ठीक है, अगर पूछा जाए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अगर पूछा जाए चाय में, चाय किस लिए खट्टा लगता है, तो अगर चाय के विषय में पूछा जाए तो याद रखिएगा टैनिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल, टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है किसमें, चाय में पाया जाता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे अम्ल जो हैं आपको पता होना चाहिए। अंगूर और इमली, ठीक है, इमली, इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल। ठीक है, इतनी चीजें जो हैं आपको पता होने चाहिए कि अम्ल जो होते हैं ये इनमें पाए जाते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अगर पीएच स्केल में किसी का मान 7 से कम आए तो उसको हम एसिड कहते हैं, और अगर 7 आए तो उसे हम उदासीन कहते हैं, और अगर 7 से अधिक आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्षारीय कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये सारे पॉइंट, ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। ठीक है, तारत्व यानी कि पिच अधिक होता है। पिछले आपके लेक्चर में, प्रश्न संग्रह में हमने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो अगर मैं बात करूं कि किसका तारत्व अधिक होगा, तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट ये दिया था कि अगर आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व क्या होगा, अधिक होगा। और तारत्व अधिक होगा तो ध्वनि कैसी होगी, पतली सुनाई पड़ेगी। कैसी सुनाई पड़ेगी, पतली सुनाई पड़ेगी। और अगर आवृत्ति कम होगा तो आपका तारत्व भी कम होगा, तो आपको ध्वनि कैसे सुनाई पड़ेगी, मोटी सुनाई पड़ेगी। कैसे सुनाई पड़ेगी, मोटी सुनाई पड़ेगी। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। तो अधिक कब होगा, तारत्व अधिक कब होगा, जब ध्वनि पतली होगी। यहां पे पतली वाला ऑप्शन कौन सा है, मच्छर की भिनभिनाहट। हमने आपको बताया था कि महिलाओं की आवाज, बच्चों की आवाज, मच्छरों की भिनभिनाहट, इन सब का तारत्व अधिक होने के कारण इनकी ध्वनि कैसी होती है, पतली होती है।
जबकि पुरुषों की आवाज और शेर की दहाड़, इनका तारतम्य कम होने के कारण क्या होता है, आवाज भारी मोटी सुनाई पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुरुषों की ध्वनि या शेर की दहाड़ने की अगर मैं बात करूंगा तो इनका तारतम्य क्या होता है, इनका तारतम्य कम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे जो होती हैं यह दूरस्थ नियंत्रण में, जैसे कि आप जानते हैं जिसको सामान्य भाषा में रिमोट कहा जाता है। तो रिमोट क्या होते हैं, हम टेलीविजन के अपने सामने रखते हैं, उसके बाद प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वहां पे चैनल चेंज होने लगते हैं या वॉल्यूम घटने बढ़ने लगता है। तो वो जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं, यही यहां पे पूछा गया है। तो रेडियो तरंगों का किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर मैं रिमोट के बारे में पूछूं तो यहां पे दो आपके प्रयोग किए जाते हैं, दो प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को, ये आप याद रखिएगा। पहला है आपका, जैसे कि हमने आपको बताया, रेडियो तरंगों को प्रयोग किया जाता है, और दूसरा अवरक्त किरणों का। ठीक है, अवरक्त किरणों यानी कि इंफ्रारेड का भी प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरणों और रेडियो तरंगों दोनों का प्रयोग किया जाता है। दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर को मैं बता दूं कि अगर टेलीविजन को आप सामने से देखेंगे, सामने से, जैसे पहले के आपके रिमोट आते थे तो आप देखते थे कि टेलीविजन के सीध में आप करके कोई बटन प्रेस करते थे तभी चैनल चेंज होता था। तो उस समय कौन सा किरण प्रयोग करता था, अवरक्त किरण। लेकिन इस समय क्या होता है, आप कमरे में बैठ के किसी भी चारदीवारी की चारों तरफ अगर रिमोट प्रेस कर देते हैं तो चैनल चेंज हो जाता है। तो वहां पे कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, रेडियो तरंगों को। तो यहां पे ये दोनों याद रखिएगा, दोनों तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन पे निर्भर करेगा, कोई एक ऑप्शन देगा या दोनों करके देगा तो दोनों को आप चूज करेंगे। ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा। पराबैंगनी किरणों के बारे में हमने आपको एक दिन डिटेल से बताया था कि कितने तरह की होती हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कौन सी किरणें पृथ्वी पे आती हैं तो नुकसान पहुंचाती हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होता है। तो अगर मैं बात करूंगा दूरी का, समय का, आयु का, किसका यह मात्रक होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो वर्ष लगा है तो आप समय नहीं गलती करेंगे, प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी का मात्रक होता है। याद रखिएगा, दूरी का एक और मात्रक होता है जिसको कहा जाता है खगोलीय दूरी। ठीक है, तो खगोलीय दूरी भी किसका मात्रक होता है, दूरी का। और दूरी का जो सबसे बड़ा अगर मात्रक के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक होता है। तो पारसेक किसका दूरी किसका मात्रक होता है, दूरी का। और पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो पारसेक। और खगोलीय दूरी के विषय में एक चीज याद रखिएगा कि खगोलीय दूरी क्या होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। तो चाहे प्रकाश वर्ष दे, चाहे खगोलीय दूरी दे, चाहे आपका पारसेक दे, ये सारे जो हैं ये किसके मात्रक होते हैं, ये दूरी के मात्रक होते हैं। तो इतना चीजें जो हैं आप अपने दिमाग में रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो आज का प्रश्न संग्रह में बस इतना ही। इसको आप रिवीजन करते रहेंगे और एक नोट्स के माध्यम से जो है बार बार जो है एग्जाम के दौरान जो है अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो इसका निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संग्रह में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।